कोटि की अभिक्रिया, इसको हमको पढ़ना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? तो सबसे पहले आपको क्या देखना रहता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को डिफाइन कैसे करेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए रिएक्टेंट, जब अभिक्रिया का दर केवल और केवल एक हो तो उसको हम बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होगी? जब अभिक्रिया की दर केवल एक सांद्रता पर निर्भर हो तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जब अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया का वेग देखें, अभिक्रिया का वेग केवल एक सांद्रता पर निर्भर करे तो उसको हम बोलेंगे आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करना और इसके लिए दर स्थिरांक ज्ञात करना। प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए हम लोग दर स्थिरांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं। लेट्स एक कोई भी केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं, एक केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट A है और ये रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है B में, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट को R से यहाँ लिख दें, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सबसे पहले हम इस केमिकल रिएक्शन के लिए क्या निकालेंगे? रेट। इस केमिकल रिएक्शन के लिए जब हम रेट निकालेंगे तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट इक्वल टू क्या होगा? जो रिएक्टेंट लेंगे, रिएक्टेंट R और या फिर A, दोनों में से कोई एक को हम ले करके यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या ले ली? सपोज करें A, तो यहाँ पर K, तो ये आपका क्या निकल जाएगा? रेट। तो रेट इक्वल टू क्या हो गया? K और A हो गया। अब इस रेट को हम दूसरे फॉर्म में लिखें या तो कैसे लिख सकते हैं? इस रेट को यदि d/dt के फॉर्म में लिखें तो d/dt के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? Ka इक्वल टू माइनस d/dt, da/dt, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये होता है इस केमिकल रिएक्शंस के लिए रेट Ka, या फिर रेट ये क्या लिख सकते हैं? Ka da/dt के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करें, थोड़ा सा जो सेम है उसको एक साइड लिख लेते हैं, किसको? da/da और ये A को और KT को। तो जब इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखें तो चेंज करके लिखने पर ये क्या हो जाएगा? माइनस da/A, ऐसा लिख सकते हैं। सेम रिएक्टेंट को एक साइड और KDT ऐसा लिखें। अब ये जो हमें मिला हुआ है ये इसका समाकलन करने पर, समाकलन करें इसको। जब इसको समाकलित करेंगे तो समाकलन करने पर ये क्या हो जाएगा? ये समाकलन DA और A इक्वल टू K, चूंकि यहाँ पर K जो है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम क्या कर दें? सबसे पहले बाहर निकाल दें
और बाहर निकाल के समाकलन किसका करें, dt का। ये dt का समाकलन कर दिए। उसके बाद जब हम इसको समाकलन करते हैं तो यहाँ पर जब समाकलन किया जाता है तो जब भी इसको समाकलित करते हैं तो एक नया कांस्टेंट यहाँ पर ऐड होता है, और नया कांस्टेंट ऐड होगा तो ये क्या लिखा जाएगा आपका, जो ये समाकलन करने पर ये लॉग, ये जो है dA/a, ये किस फॉर्म में लिखा जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका log a इक्वल टू आपका जो kt है उसमें से आपका k हो जाएगा और ये t, क्योंकि समाकलन डिफरेंशिएट करोगे समाकलन और अवकलन तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में रिमूव, तो बचा क्या आपका kt। जब भी हम लोग समाकलन करते हैं तो एक न्यू कांस्टेंट जोड़ देते हैं और नया कांस्टेंट क्या हो गया आपका c को हम क्या बोलेंगे, समाकलन स्थिरांक बोलेंगे। c इक्वल टू क्या हो गया, c इक्वल टू आपका समाकलन स्थिरांक हो गया। इतना आपको सबसे पहले करना है। ये हो गया समाकलन स्थिरांक। ये लॉग है, ऐसे शॉर्ट में लिख ले LN, और ये माइनस का माइनस साइन रहेगा। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको ध्यान से देखना, इसको समीकरण नंबर 1, इसको क्या ले लिए, समीकरण नंबर 1 हम लोग मान लिए। किसको माने, तो -log n a kt प्लस c। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर मैं हर जगह पर a लिखी हूँ, आप चाहोगे तो r भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं हम लोग, r भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रिएक्टेंट के बारे में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका r, चाहे कि आप a लिखो, जो रिएक्टेंट है उसको आपको लिखना है, चाहे r हो या फिर a। अब आगे जो समाकलन स्थिरांक है, इस समाकलन स्थिरांक c, उसके मान को हम क्या कर सकते हैं, इस समीकरण से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ का मैं लिख रही हूँ, जो समाकलन स्थिरांक c है उसकी गणना करने पर, समाकलन स्थिरांक की गणना करें या फिर इसकी वैल्यू निकाल लें। समाकलन जो स्थिरांक है उसकी गणना करें या फिर उसकी वैल्यू हम लोग निकालें। तो कैसे निकलेगा, जब हम t का मान को रख दें 0, t इक्वल टू क्या कर दें 0, और जो r a है, a के मान को क्या रख दें, a0 रख दें। क्या रख दें, a0, या फिर r जब लिखोगे आप यहाँ पर r लिखोगे तो r0 लिखाएगा ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जब r लिखोगे तो ये r आएगा, r0 लिख दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को पुट अप कर दें, t की वैल्यू को यहाँ पुट अप कर दिए, उसके बाद a की वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर दिए। तो a की वैल्यू क्या है, a0, और इसकी वैल्यू क्या है, तो ओवरऑल आपका वैल्यू क्या निकल जाएगा, देखो मैं रख रही हूँ log a की जगह में हम क्या रख दिए, a0 रख दिए, इक्वल टू kt है, kt में आपका t का मान क्या हो गया 0 प्लस c, तो जब इसका मान 0 रख दिए तो ये क्या बच गया आपका c, और माइनस log a0। ये आपका किसका मान निकल गया, इसको ये ध्यान से देखें, c का मान हमें यहाँ से मिलेगा। ये जो c का मान मिला हुआ है, अब इस c के मान को समीकरण नंबर 1 में रखें। c के मान को समीकरण 1 में रखने पर, c के मान को समीकरण 1 में रख दें तो ये हो गया -log a इक्वल टू kt प्लस c है, इस c की जगह में आपको क्या रखना है, -log a0। तो -log a0 लिखोगे तो ये ऑलरेडी क्या आ जाएगा आपका, माइनस आएगा, -log a0, ये आपका लिखा जाएगा। अब आगे आप इसको सॉल्व करें।
आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या कर दे, पक्षांतर कर दे, दोनों को सेम को एक साइड लिख देते हैं। तो जब दोनों सेम है उसको एक साइड लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको प्लस फॉर्म में भी लाना है तो log a नॉट माइनस क्या हो जाएगा आपका log a इक्वल टू kt। ये हो गया आपका। इसको हम लोग क्या किए, पक्षांतर किए हैं, ध्यान से याद रखना इसको। इधर पक्षांतर कर दिए तो ये आपका नया मिला, नया समीकरण मिल रहा है। अब इसको और आगे सॉल्व करें, आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें से कॉमन क्या हो गया, ln निकल गया, बचा क्या आपका a नॉट और a इक्वल टू kt। आगे और सॉल्व करें, आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये k के मान को यहाँ पर हम निकालें तो k इक्वल टू निकालना है। अब इधर सीधा लिख दे रही k, तो k का मान निकालेंगे तो t क्या हो जाएगा, इधर आपका पक्षांतर होगा और t पक्षांतर होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/t log a नॉट और a। इसको कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कुछ बुक में इसको r करके दिया हुआ है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो r नॉट अपॉन r। रिएक्टेंट है, हम यहाँ पर रिएक्टेंट a लिए हैं, या फिर रिएक्टेंट r लोगे तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आपका और लिखाएगा। तो यहाँ पर हमें एक नया समीकरण मिलेगा और इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। इसको मान लिए समीकरण 2। चूंकि यहाँ पर ln log है, उसको हम क्या करते हैं, इसको log 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो log 10 में कन्वर्ट करने पर जब हम log 10 में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इनकी जो वैल्यू होती है वो कितना हो जाता है 2.303 इतना होगा। तो इसको हम लोग लिख दें k इक्वल टू 1/t। 1/t की जगह में अब क्या आ गया, log की वैल्यू 3 कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन t। अब ये जो log है वो यहाँ से क्या हो गया आपका LO और a नॉट अपॉन a। तो ये हमें एक नया समीकरण मिल गया और इसको नंबर दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा 3। ये होता है आपका किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की वैल्यू। प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए दर स्थिरांक का मान कितना हो जाएगा, ये आपका दर स्थिरांक का वैल्यू हो जाएगा, इसको याद रखना। अब इसी को यदि हम क्या करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, ये जो रेट कांस्टेंट निकला हुआ है, वेग स्थिरांक निकला हुआ है, यदि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मीन्स इस अभिक्रिया का क्या लिखें, घातीय रूप में लिखें, तो जब हम इस अभिक्रिया को घात के फॉर्म में लिखते हैं उस कंडीशन में जो आपका a नॉट और a है इसकी वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। मीन्स हम सीधा सा बोलें तो जो आपका a नॉट अपॉन a इक्वल टू इसका मान किसके इक्वल टू हो जाएगा, e kt के इक्वल टू हो जाएगा। इसका मान किसके इक्वल टू हो जाएगा, e kt के इक्वल टू हो जाएगा। राहुल a0 a नॉट और a इसका मान किसके इक्वल टू हो जाएगा आपका e kt के इक्वल टू हो जाएगा और हमें एक नया समीकरण मिल जाएगा। नया समीकरण क्या मिलेगा, तो जहां पर ये जो वैल्यू रखा हुआ है उस वैल्यू में हम क्या रख दें, इस वैल्यू को पुटअप कर दें e kt को जब हम लोग पुटअप करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, a
इसका मान हो गया ए टी इक्वल टू आपका और ए नॉट ई के टी हो जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका वैल्यू हो जाएगा और इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 4। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना। यदि हम ये जो समीकरण नंबर तीसरा है, समीकरण नंबर 3 है, उस समीकरण राहुल दूध, इस समीकरण नंबर जो 3 है, इस समीकरण नंबर 3 को यदि हम क्या करें दूसरे रूप में लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो ये जो A0 ऐसे नहीं चल पा रहा हमारा, आपका जो A0 है, ये जो A0 है उसका मान क्या होता है? पहले निकाले थे A0 का मान क्या हो जाता है? A, और आपका A का मान क्या हो जाता है? A माइनस एक्स। तो हमें इस समीकरण को क्या कर सकते हैं? परिवर्तित रूप में लिख सकते हैं या करके, या k इक्वल टू 2.303 t log a अपॉन a माइनस एक्स। तो इस समीकरण को कहा जाता है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट। याद रखना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उस प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जो सांद्रता होती है वो केवल एक सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और इसके लिए हम क्या निकालेंगे? आपका दर स्थिरांक, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निकालेंगे। तो वेग स्थिरांक का क्या मान क्या हो जाएगा? k बराबर 2.303 t log a अपॉन a माइनस एक्स। इतना आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अंतर्गत देखना है। ठीक है, बन जाएगा ये प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है वो। तो इतना इसमें आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया निकालनी। उसके बाद हमें निकालना है जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए हाफ लाइफ, अर्ध आयुकाल ज्ञात करना है। और कैसे ज्ञात करेंगे अर्ध आयुकाल उसको देखेंगे। तो कल भी बताई थी मैं, अर्ध आयुकाल का मतलब होता है कि यदि रिएक्शन जो है वो आधी कंप्लीट हो, मीन्स यदि रिएक्शन 100% रहता है वो कैसा हो? 50% हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ देखें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बहुत ही इजी है। मिटा दो इसको। अर्ध आयुकाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लें? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो k का मान आया है उसको लिख लें। तो k इक्वल टू क्या है आपका मान? 2.303 t log a माइनस एक्स, या r नॉट और r, या a नॉट a, ऐसा लिख सकते हो। तो प्रथम, चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से हमें क्या मिला है? रेट कांस्टेंट k का मान, दर स्थिरांक k का मान 2.303 t log a अपॉन a माइनस एक्स मिला हुआ है। यदि अब हम इस वैल्यू में क्या कर दें, ये जो आपका a माइनस a एक्स, या इसको ऐसे भी लिखें, या k बराबर 2.303 t log r मैं बना लूंगी अपॉन r है। ये है आपका
तो इसमें आपको क्या करना है, अर्ध आयुकाल ज्ञात करना है। तो अर्ध आयुकाल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, सीधा सीधा जो R0 है उसकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, आधी कर देते हैं, और जो T है T की वैल्यू को भी क्या कर दे, हाफ कर दे, दोनों की वैल्यू को। यदि T इक्वल टू T1/2 लिख दे, और एंड आपका R है, R इक्वल टू क्या लिख दे, R0/2। इन दोनों वैल्यू को आपको पुट अप करना है, तो दोनों वैल्यू को पुट अप कर दें। K इक्वल टू 2KT हो जाएगा, K अपॉन T1/2 इक्वल टू 2.303, ये हो गया। और जो T का मान है वो हम इधर ले आए, तो K किधर आ जाएगा, K नीचे आ गया, K log R, और R0 है, R की जगह में हम क्या लिख दें, R0/2। ये अब इसको आगे सॉल्व करें। जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो आपका जो R0 R02 इसका जो मान होता है, चूंकि R0 हाफ इसकी वैल्यू होती है, इसका वैल्यू आप लोग याद रखना, इसकी वैल्यू होता है 0.30110। इसका मान कितना होता है, तो ये इसका मान होता है 0.3010, इतना इसका मान होता है K log स्क्वायर, ये इसका मान होता है। अब इस मान को हमको क्या करना है, पुट अप कर देना है। तो डायरेक्ट इस मान को पुट अप करें, तो 2.303 इंटू देखो ये और इसका वैल्यू 0.3010 अपॉन क्या बच गया आपका K। दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपका क्या निकल जाएगा, T1/2 इक्वल टू 0.693 K। कितना हो जाएगा, 0.693। ये जो है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ है। ये मार्कर नहीं चल पा रहा है सही। ये आपका क्या हो गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। तो इतना आपको याद करना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल बन जाएगा। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सबसे पहले आपको दर स्थिरांक K का मान ज्ञात करना है, और फिर उसके बाद इसके लिए हाफ लाइफ ज्ञात करनी है। तो ये है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अंतर्गत। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल को बता देंगे, आप लोग नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल्स, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अंतर्गत एग्जाम्पल है, जब हम 2N2O5 इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इससे हमें मिलता है 4NO2 प्लस O2। ये आप 2N2O5 और 4 पहला एग्जाम्पल हो गया, जब हम नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की को तोड़ते हैं तो ये 4NO2 और O2 बनता है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। दूसरी चीज देखें, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को आपस में ब्रेकआउट करते हैं तो 2H2
प्लस O2 बनता है। ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। फिर SO2 Cl2 इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो इसकी अभिक्रिया से SO2 और Cl2 ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। चौथा देखिए और एग्जांपल, तो CH3 CH2 Cl इसको आपस में जब तोड़ते हैं तो इससे बनता है एथीन एल्कीन, और एल्कीन के साथ साथ Cl और बनेगा H2 H+। तो इसको हम लोग भी किसके अंतर्गत रखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, मोस्टली इम्पोर्टेंट है, जो जनरली पूछा जाता है। आपको इक्वेशन दिया रहेगा, समीकरण दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि ये जो H2O2 से वाटर और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कौन सी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि, छद्म कोटि, स्यूडो ऑर्डर या फिर आपका जीरो ऑर्डर। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि ये आपका ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंतर्गत आता है। तो ये एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लो, जो जनरली पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देन और बचा है आपका स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक लास्ट बच गया, हम लोग जीरो ऑर्डर देख लिए, फिर प्रथम ऑर्डर, एक आता है स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या एकक अणु शून्य कोटि अभिक्रिया, इसको भी देखना है। स्यूडो ऑर्डर या छद्म कोटि की अभिक्रिया, तो यहाँ पर स्यूडो का मतलब होता है, जो है या नहीं। मतलब स्यूडो का मतलब है जो दिखाई देता है वो नहीं होता है। मतलब जैसे जो चीज हमें दिख रहा है वो एक्चुअल में जब हम उसको देखते हैं या एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं, तो जो दिखाई देता है वैसा संभव नहीं होता या वैसा नहीं होता, उसको बोलते हैं हम लोग स्यूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब कोई रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन होती है तो उसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि ये रिएक्शन जो है हमें दिखने में प्रथम कोटि की अभिक्रिया लग रही है या फिर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया दिखाई देने में लगता है। मतलब जब उसको देखते हैं तो वो लगता है कि ये प्रथम कोटि का होगा या फिर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी करके। लेकिन खत्म हो गया आज, मार्कर मन नहीं चला थे रे, सही लिक्विड डाले पर राहुल हो 5 मिनट 5 मिनट